कल की क्लास में हमने देखा था, कल की वीडियो में ACF के पोस्ट के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस। आगे देखते हैं आज फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं। ये आपको 10th के सिलेबस में मिल जाएंगी ये दो चीज़ें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो डीपली पढ़ना है तो मैंने कहा था 2 चैप्टर में ये कंप्लीट होगा, एक तो रासायनिक बलगतिकी और दूसरा रासायनिक साम्य। तो हम आज स्टार्ट करेंगे रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी में हमें पढ़ना कौन कौन सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। हमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया के दर का ज्ञान, तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता, अभिक्रिया दर की इकाई एवं दर स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, आर्हेनियस समीकरण। इस 8 पॉइंट में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है, आगे सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दर का प्रारंभिक ज्ञान। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर का प्रारंभिक ज्ञान में क्या चीज़ देखेंगे हम? चेंजेस। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया या फिर हम किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन देखते हैं तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे आकृति में परिवर्तन, रंग में, गंध में, ये सभी चीज़ें आ जाती है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में जो संगठन होता है जिससे कंपाउंड बने हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन में शक्कर एवं नमक का जल में घुलना। अब जितने अमाउंट में हमने शक्कर लिया है, जितने अमाउंट में हमने नमक लिया है, वो घुलने के बाद भी उनका क्या है, रेशियो या उनका जो संगठन है वो क्या रहेगा? समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। जल का भाप में परिवर्तन, जल का जो संगठन है वो भाप में बदलने के बाद भी वही रहेगा, इसलिए ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन। फिर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन में है लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तब चेंजेस आता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। दूध का दही में बनना, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन आता है। यानी कि वो परिवर्तन जो इंटरनली होता है, विजिबल नहीं होता है, वो सभी हमारे किस में आ जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन में। अब मैंने कहा है कि रासायनिक बलगतिकी पढ़ते हैं, तो देखते हैं रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, वो हमारी कहलाती है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मंद अभिक्रिया, दूसरा तीव्र अभिक्रिया और तीसरा अति मंद अभिक्रिया। इस मंद अभिक्रिया को मैं मध्यम भी कह सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों अभिक्रियाओं को। तीव्र अभिक्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा है तीव्र अभिक्रिया क्या होगा? ऐसी अभिक्रियाएं जो तुरंत हो जाए उसे हम कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया में आ जाएगा उदासीनीकरण, अवक्षेपण और आयोनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण। अब जैसे NaCl है, AgNO3 है, जैसे ही ये रिएक्ट करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AgCl NaNO3। आयन्स है, Na क्या है? प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Ag प्लस आयन, NO3 माइनस आयन। तो ये प्लस और माइनस यानी NaNO3 और AgCl ये क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा आयोनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण का एग्जाम्पल। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है अगर कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है और दूसरे सॉल्यूशन को हम अगर इसमें मिला देते हैं, दूसरा सॉल्यूशन, तो ये मिल के तुरंत रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे अवक्षेप बढ़ जाएगा। अवक्षेप का बैठना ही ये अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण। कैसा हो रहा है? तुरंत हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा है इसमें। जैसे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगी इसमें, यहाँ पे वाइट कलर का अवक्षेप बैठ जाता है, PPT बैठ जाता है। ठीक है, तो ये अवक्षेपण हो गया, तुरंत हुआ, इसलिए कैसी? तीव्र अभिक्रिया। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। HCl हमारा एसिड, NaOH बेस है, दोनों मिलके क्या बना लिया? NaCl सॉल्ट बना लिया, यानी कि न्यूट्रल हो गया। ये अभिक्रिया भी क्या होती है? तीव्र होती है। दूसरा है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती है। मंद गति से यानी कि 1-2 घंटे में, इसे मैं मध्यम अभिक्रिया भी कह सकती हूँ। ठीक, मान लो 1-2 घंटे लग गए, 3-4 घंटे लग गए, ऐसे टाइप की। तो मंद अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है अपघटन। जैसे H2O2 क्या है? परऑक्साइड का अपघटन, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, ये जितनी क्रियाएं हैं वो क्या है? मंद अभिक्रिया है। अति मंद अभिक्रिया, तीसरा। अति मंद अभिक्रिया मतलब जिसके होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, आप ये नहीं देखोगे कि तुरंत आपने कूलर या फिर कोई भी लोहे का सामान आपने बाहर रख दिया, ठीक है, तो हवा पानी लगा और तुरंत जंग लग गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, उसे लगने में काफ़ी समय लगता है, जैसे 2 साल 3 साल। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है अति मंद। अब जो तीव्र अभिक्रिया है वो तुरंत हो रही है, अति मंद बहुत ही लेट से हो रही है, तो इन दोनों के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? मध्यम अभिक्रिया, या फिर इसी को हम कहते हैं मंद अभिक्रिया। यानी को ना तो ये तुरंत हो रहा है और ना ही बरसों लग रहा है। ठीक है, अब आगे अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग यानी कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो किस गति से वो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया की गति ही, उस गति का निर्धारण कि वो किस गति से हो रही है कहलाता है अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग। इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। जैसे मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, अभिकारक मेरा क्या है? R है और प्रोडक्ट क्या है? P है, उत्पाद। मान लो मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, कोई चीज़ यानी कि कोई कंपाउंड, यहाँ पे दिया हुआ है अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाली कमी। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बना लें, कोई भी कंपाउंड, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर कोई चीज़ बना रही हूँ तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट अभिकारक है वो मेरा 100% रहेगा। जब इससे मैं कोई दूसरी चीज़ें बनाऊँगी तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये मान लो 90 हुआ तो ये 10 हुआ, तो धीरे धीरे इसमें क्या आएगी? कमी आएगी, और उत्पाद में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे अभिकारक उत्पाद में बदलते जाएगा, उत्पाद में वृद्धि होगी, अभिकारक में कमी आएगी। यानी कि अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता थी, जो उनका अमाउंट था, जो सांद्रता थी, उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक, यहाँ पे आप लिख लेना, ये अभिकारक है और स्लैश करके उत्पाद। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, कुछ तो टाइम लगेगा ना अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होने में, तो उसके रेशियो को हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है R और P। R मेरा क्या है? अभिकारक है, और P क्या है? उत्पाद है। अगर टाइम मेरा 0 है, T0 टाइम पर, या फिर T1 टाइम ले लेती हूँ, T1 टाइम पे जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे ये कितना है? मान लो 100%, और ये क्या है? 0। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम T2, कुछ समय बाद, अब जब अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ये मान लो 80% है,
और ये मेरा मान लो 20% है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इस अभिकारक में क्या आई, कमी आई है, और इस उत्पाद में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो अगर मैं अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर लिखूंगी तो उसमें मैं कमी को मेंशन करूंगी, और उत्पाद का लिखूंगी तो वृद्धि को। इसलिए हम लिख सकते हैं अभिकारक की अभिक्रिया दर को मैं कैसे लिखूंगी, अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे लगा समय। T1 और T2 लिखा था मैंने, दोनों के बीच का अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, डेल टी। और वैसे ही पहले कितना था, 100 था, फिर कितना हो गया था, 80 हुआ था। तो पहली सांद्रता को मैं R1 लिख सकती हूँ, दूसरी को R2। तो मैं क्या लिखूंगी, R2 माइनस R1 यानी डेल R। और अभिकारक के सांद्रण में कमी कह रही हूँ, इसलिए मैं इसको डेल R कर दूंगी। जब मैं उत्पाद की अभिक्रिया दर देखूं तो उत्पाद के लिए मैंने प्रोडक्ट यानी P यूज़ किया है। तो P यूज़ किया है तो पहला प्रोडक्ट P1 और P2 की दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल P। तब मैं यहाँ लिखूंगी उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे समयांतराल। अगर मुझे ग्राफ बनाना है दोनों के लिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, अभिकारक के सांद्रण, यहाँ अभिकारक के सांद्रण और समय, इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब अभिकारक में क्या हो रही है, कमी, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब उत्पाद में क्या हो रही है, वृद्धि, तो उसका कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा इंक्रीज के टर्म में। अब अगर किसी अभिक्रिया के लिए किसी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की दर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना जो इस साइड है वो मेरा क्या है, अभिकारक, और इधर है वो क्या है, उत्पाद है। अब अभिकारक में क्या आ रही है, कमी, कमी को हम माइनस से शो करते हैं। उत्पाद में क्या हो रहा है, वृद्धि, वृद्धि को हम प्लस से शो करते हैं। ठीक है, तो जब मैं अभिक्रिया की दर लिखूंगी तो ये डेल, ऊपर हम देख चुके हैं डेल क्यों लगाया है हमने, तो डेल Hg बाई डेल टी इसको लिखूंगी मैं, और सामने लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये अभिकारक है। फिर डेल CO2 इसके भी सामने माइनस लगेगा क्योंकि ये भी अभिक्रिया है, अभिकारक है, इज इक्वल टू HgCl2 डेल टी। यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा प्लस, प्लस लगा है इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया है। पर प्रोडक्ट जब भी लिखोगे उसको प्लस से शो करना, और क्या बोलते हैं, अभिकारक जब भी लिखोगे तो उसको माइनस से शो करना। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में सामने स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक दे दिया है, यानी कि हिंदी में तो रस समीकरण मिति ऐसा कुछ है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये जो सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 1 है, कुछ और नहीं दिया है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे अभिक्रिया की दर, तो ये जो 2 है उसको हम लिखेंगे 1/2 माइनस के टर्म में। ठीक है, डेल HI बाई डेल टी, प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, डेल H2 बाई डेल टी और डेल I2 बाई डेल टी। ठीक है, प्लस के फॉर्म में है ये क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तीसरे रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे, सामने क्या दिया है 2, तो मैं लिख दूंगी, और प्रोडक्ट है अभिकारक है तो -1/2 N2O5 और डेल टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के सामने 4 है तो 1/4 डेल NO2 बाई डेल टी, वैसे ही O2 का। अब जिस तरह मैंने बताया कि कैसे आप किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर लिखेंगे, वैसे ही आपको भी लिखना है इस 4th, 5th और 6th के लिए, कि आप इसके लिए सही अभिक्रिया की दर लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, लिख के देखिएगा, और अगर ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर नहीं आया है या फिर नहीं बना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2N2O5, 4NO2 और O2 के लिए ताक्षणिक दर के व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ताक्षणिक दर के लिए, तो ताक्षणिक दर के लिए हम जो लिख रहे थे डेल R बाई डेल टी, तो ताक्षणिक के लिए जब हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लिखते हैं डेल R बाई डेल टी। सब चीज़ें वैसी रहेगी, बस इसको वो कर देना, स्मॉल
डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ताक्षणिक बोला है तो डेल से शो करना। इसके ये रिएक्टेंट है हमारा अभिकारक, तो मैं लिख सकती हूँ -1/2 और क्या लिख दूंगी N2O5 बाई डेल टी, ये भी डेल में रहेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 4 दिया है तो +1/4 और डेल NO2 बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल O2 बाई डेल टी, ठीक है। वैसे ही नीचे भी ताक्षणिक व्यंजक दिया है जो आपको लिखना है इसके लिए और इसके लिए, ठीक। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है अभिकारकों की सांद्रता यानी कि जितनी सांद्रता यानी अमाउंट के टर्म में समझ सकते हो, जितना ज़्यादा वो सॉल्यूशन सांद्र होगा, जितनी ज़्यादा उसकी सांद्रता होगी रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने ये जो एरो किया है सो इसका मतलब इंक्रीज यानी कि वृद्धि है। तो अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा सांद्रता, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर दूसरा है अभिक्रिया का ताप। आप कोई भी रिएक्शन के लिए अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे तो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और टकराएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ताप वृद्धि पे भी अभिक्रिया की दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा है, मान लो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा है, तो यहाँ पे जितना क्षेत्रफल है उतने में ही अभिक्रिया की दर होगी, मतलब अभिक्रिया होगा, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगा। यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हुआ तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अभिक्रिया का दाब, अभिक्रिया का दाब हम तभी देख सकते हैं जब गैस हो, या फिर गैस लिया हो, या जिस पे प्रेशर अप्लाई किया जा सके। मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर मैं ऊपर से प्रेशर डालूंगी इस पे तो ये और दबेगा, क्योंकि ये गैस का मॉलिक्यूल है, और दबेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स पहले मान लो प्रेशर नहीं था, पहले मान लो मेरा ऐसा था, ये गैस का मॉलिक्यूल है, अब मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो यहाँ तक आ गया, दबेगा, गैस है तो दबेगा ही। अब जो मॉलिक्यूल इधर फैले हुए थे अब क्या होंगे, वो और पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो उसके अभिक्रिया की दर और बढ़ जाएगी। इसलिए दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो उत्प्रेरक से क्या होगा, उत्प्रेरक के प्रेजेंस में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को या तो बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, लेकिन खुद किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर है अभिक्रिया की अणुसंख्यता, या फिर इसी को कहते हैं आणविकता। किसी क्रिया की आणविकता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन करते हैं। या फिर आणविकता को हम इससे भी अणुसंख्यता को हम शो करते हैं जो प्रारंभिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टकरा के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने हैं, एक अणु है, इसलिए कैसा है, एक अणु क्रिया। यहाँ पे दिख रहा है 2, इसलिए द्विअणु। यहाँ पे 2 इसका है NO का और एक ऑक्सीजन का, यानी टोटल 3 है, इसलिए 3 अणु। लेकिन ये 3 से ज़्यादा अगर होता है तो वो जटिल यौगिक में आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 अणु तक इसको बता सकते हैं। फिर है अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक, जहाँ से क्वेश्चन आया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, ये क्या है, तो इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया की गति क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये हमारा सांद्रता है, और इसमें कहा गया है कि अभिक्रिया की जो गति है, जो वेग है, जो दर है, वो किसके बराबर होती है, तो इनके सांद्रण, यानी ये अभिकारक का सांद्रता है A और B, उसके गुणनफल, A और B के बीच कुछ नहीं मतलब मल्टीपल, इनके गुणनफल के
समानुपाती होता है। ठीक है, अब जब मैं समानुपाती यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगी तो इसके जगह मैं रख दूंगी k। तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे जो k है वो मेरा हो जाएगा दर स्थिरांक। ठीक है, या फिर वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मान लो इस चीज़ के लिए ले लेती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है A और B, A से B में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए अगर मैं दर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मैं लिख दूंगी डेल A बाई डेल टी, लिख दूंगी माइनस, क्योंकि अभी अभिकारक है। अब ये जो है ये क्या है, सांद्रण है यानी कि सांद्रता है, और नीचे जो दिया है वो क्या है, समय है। ठीक, अब ये सांद्रता को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है, इसमें कितने मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो डिज़ोल्व है इस वॉल्यूम में या फिर इस विलियन में, जो नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व है उसी को हम सांद्रता के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सांद्रता के लिए मैं इकाई लिखूंगी, सांद्रता के लिए मैं लिख दूंगी मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व इन लीटर। इस विलियन में जितने मोल घुले हुए हैं उसे हम उसकी सांद्रता कहेंगे। ठीक है, तो सांद्रता के लिए मेरी क्या यूनिट हो गई, मोल पर लीटर, और समय के लिए सेकेंड। ठीक है, अब वेग बराबर क्या दिया है, सांद्रता बटे समय, और सांद्रता बराबर क्या दिया है, मोल पर लीटर। तो मैं यहाँ पे अगर रख देती हूँ सांद्रता के लिए, यहाँ पे सांद्रता नहीं आएगा, यहाँ पे वेग आएगा। वेग इज इक्वल टू मोल पर लीटर बाई सेकेंड। अब यहाँ पे वेग का फॉर्मूला मिल गया मुझे, मोल पर लीटर बाई सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे दिया हुआ है वेग इज इक्वल टू के ए बी बी जो भी है। अब मुझे निकालना किसके लिए है, यूनिट के लिए। के क्या है यहाँ पे, दर स्थिरांक। तो के इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, वेग बाई ए और बी। अब वेग के लिए अभी अभी हमने कौन सा यूनिट निकाला है, सांद्रता बटे समय। तो मैं यहाँ पे वेग के जगह लिख सकती हूँ सांद्रता बटे समय, और ए और बी के लिए क्या लिखे हैं हम, सांद्रता। तो नीचे क्या आ जाएगा, सांद्रता, यानी कि एक बार और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है के इज इक्वल टू वेग बटे ए और बी। अब इस वेग के लिए मैंने क्या लिखा है, तो इसके लिए लिखा है सांद्रता बटे समय, और इसके लिए भी क्या आएगा, सांद्रता। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ सांद्रता बटे समय इंटू, इस सांद्रता को अलग करके यहाँ पे लिख सकती हूँ, इंटू 1 बाई सांद्रता। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है, सांद्रता बटे समय इंटू 1 बाई सांद्रता, और इसके पावर में n लगा हुआ है। n यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि है जो आगे देखेंगे। यहाँ पे सांद्रता बाई समय के लिए कौन सा यूनिट दिया हुआ है, मोल पर लीटर, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। सांद्रता के लिए कौन सा यूनिट हो जाता है, मोल पर लीटर, यहाँ पे भी सांद्रता का यूनिट मैंने पुट कर दिया। अब n देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया के प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। या फिर और आसान तरीके में इसको देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि अगर इसके लिए मैं लिखती हूँ ए बी बी सी सी उत्पाद, यहाँ पे dx बाई dt रेट लिखती हूँ इसके लिए, तो लिखूँगी के ए की पावर, यहाँ पे मान लो x y z लिख दिया है मैंने। ठीक है,
तो या फिर ABC लिखा है या XYZ लिखा हुआ है इनके घातांक। अब अभिक्रिया की कोटि मेरी किसके बराबर होगी, तो अभिक्रिया की कोटि मेरी किसकी बराबर होगी, इसमें जो पावर्स होंगे चाहे वो ABC हो चाहे XYZ हो, उन सारे घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया फॉर्मूला, दर स्थिरांक के लिए क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर, और यहाँ पे पावर n यहाँ क्या है, अभिक्रिया की कोटि, और k क्या है, दर स्थिरांक। देखते हैं इससे बाकी शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए कैसे इकाई निकालेंगे। शून्य कोटि के लिए इकाई देखते हैं। शून्य कोटि के लिए n की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सेम फॉर्मूला लिखूंगी, केवल n के जगह मैं क्या लिखूंगी, 0। तो मैंने सेम लिख दिया, मोल पर लीटर बाई पर सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर, और पावर में डाल दिया 0। हम जानते हैं किसी भी का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचा क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाएगा, इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू 1 होगी, और इस पूरे में पावर कितना लगेगा, 1 लगेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं, ये और ये कट जाएगा। पर सेकेंड यहाँ पे नहीं है, ओनली सेकेंड है, यहाँ पे भी ओनली सेकेंड है, ठीक है, मोल पर लीटर और सेकेंड। तो सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो प्रथम कोटि के लिए मेरी इकाई क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। नेक्स्ट द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। अब यहाँ पे जो मैं पावर n है वो क्या कर दूंगी, 2। अब 2 करूंगी तो 1 तो कट जाएगा और 1 मोल पर लीटर बचा हुआ है। अब मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मोल, पर लीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर सेकेंड। तो द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया क्या हो जी, मोल पर लीटर, सॉरी पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो केवल इस फॉर्मूले से हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, जितना भी कोटि का दिया हुआ है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, इकाई निकाल सकते हैं, ठीक है, k की वैल्यू। अब तृतीय कोटि के लिए भी आप निकाल सकते हो, निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। अब वेग स्थिरांक के से बोला है, यानी कि इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे वेग स्थिरांक क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, पर सेकेंड, और पहचान क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि। अब देखो किसका यूनिट जो है लीटर पर मोल पर सेकेंड होता है, किसका होता है, इसका होता है, लीटर पर मोल और पर सेकेंड, यानी ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पे यूनिट देखो, पर सेकेंड, पर सेकेंड किसका होता है, पर सेकेंड होता है प्रथम कोटि का, यानी ये दूसरी वाली अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की। फिर नेक्स्ट दिया है, इसके लिए आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है KNO3 इसके लिए आपको क्या क्या बताना है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है KNO2, घात के ऊपर क्या है, 2 है। हम जानते हैं कि जो घात रहता है वही अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 2, और अभिक्रिया की कोटि अगर सेकेंड ऑर्डर की हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई, तो द्वितीय कोटि के लिए यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो हमको अभिक्रिया की कोटि भी पता चल गई और उसकी इकाई भी। दूसरा दिया है, दूसरे में 3/2, n इज इक्वल टू क्या दिया, 3/2,
अब 3/2 के लिए यूनिट क्या होगा, तो उसकी यूनिट भी निकाल लेना, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर। इसमें पावर लगा देना 3/2 का, ठीक है। और 3/2 का जब पावर लगाओगे तो पावर लगाने के बाद उसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मोल के ऊपर 3/2 चला जाएगा और इस लीटर के ऊपर -3/2 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसके लिए अगर हम यूनिट निकाल लेते हैं सीक्वेंस से। यहाँ पे हम रख देते हैं CH3 CHO का 3/2 दिया है, डायरेक्ट वो ही रख देती हूँ फार्मूला, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 3/2। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, मोल पे भी 3/2 आ जाएगा और लीटर पे -3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस मोल पर लीटर से इस मोल 3/2 और मोल -3/2 इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या दिया है, मोल पे क्या है, एक ही मोल है, तो 1 मोल का 1 ले रही हूँ, और इस मोल पे क्या दिया, -3/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो मोल पे कौन सा पावर आ गया, -1/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मोल पे -1/2। अब अगर मैं लीटर को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे लीटर में क्या दिया है, लीटर पे -1 दिया है और यहाँ पे लीटर पे दोनों को माइनस कर रही हूँ और -3/2 है, यानी बीच में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2। तो लीटर किस में रहेगा मेरा, लीटर 1/2, और ये जो सेकेंड है ये ऊपर जाके हो जाएगा पर सेकेंड। तो इसके लिए आंसर, इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पे -½ लीटर पे ½ और पर सेकेंड, ठीक है। और तीसरे के लिए भी वैसे सॉल्व करना है जैसे इसके लिए किए। सबसे पहले तो ऑर्डर निकाल लेना, तो ऑर्डर निकालोगे मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि कोटि अभिक्रिया की, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2, तो इसके लिए भी क्या आ गया, 3/2, तो इसके लिए भी वही यूनिट निकलेगी जो इसके लिए निकली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि 2016 में आया है, ACF के पेपर में 2016 में आया है। अब आप लोग ही बताओ, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, क्या है मात्रक। अगर आपको याद नहीं है तो सीधा फॉर्मूला पुट करो, कौन सा फॉर्मूला रहता है हमारा, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर। अब इसके पावर में शून्य कर दो, शून्य कोटि का पूछा है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारा यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2016 के ACF के एग्जाम में। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा व्यंजक होगा। तो कौन सा व्यंजक होगा, तो जब अभिक्रिया का हम वो लिखेंगे समीकरण, तो ये जो 5 है वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। और ये जो 6 है ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पे क्या आएगा, Br माइनस और डेल टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस और डेल टी। अब अगर इज इक्वल टू है दोनों के बीच, अगर ये 5 कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी, 5/6, ये हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया A + B उत्पाद के लिए वेग नियम दिया हुआ है और अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। आराम से निकाल सकते हो, -½ जोड़ दो दोनों के घात को, -½ बोलती सॉरी, ½ + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 4/2।
यानी 5/2। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर दिया है निम्न एक पदी अभिक्रिया के लिए A+2B उत्पाद है तो आणविकता, अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, आणविकता क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका 2, इसका 1, टोटल कितना हुआ? 3। तो इसके लिए आणविकता हो जाएगी 3। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई लीटर पर मोल पर सेकेंड है। लीटर पर मोल, लीटर और पर सेकेंड है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा द्वितीय कोटि में होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन ही करते हैं आज हम, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।